स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल न्यू जनरेशन क्लासेस पर, जहां पर हम आपके लिए हाई स्कूल की मैथमेटिक्स को प्रोवाइड कराते हैं। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.4 के सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया था। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को करेंगे। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर हमारे पिछले लेक्चर्स को आपने नहीं देखा है तो एक बार उनको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये लेक्चर। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ब्रज गुणन विधि के बारे में। ठीक है, जान लेते हैं पहले कि ये ब्रज गुणन विधि होती क्या है। ठीक है, आपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, प्रतिस्थापन विधि के बारे में पढ़ा था। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। फिर आपने पढ़ा था विलोपन विधि के बारे में, विलोपन विधि जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड। और एक और विधि आपने पढ़ी थी जिसका नाम था ग्राफीय विधि। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। ठीक है, अब जिस तरीके से हम ग्राफीय विधि में दो रैखिक समीकरण को सॉल्व करते थे ना, हमें दो रैखिक समीकरण दिए होते थे, उसमें हम ग्राफ बना के सॉल्व करते थे तो हमारी x और y की वैल्यू निकलती थी। ऐसे ही हमने प्रतिस्थापन विधि जब करे थे तो उसमें भी दो रैखिक समीकरण थे और दोनों को सॉल्व करके हमने x और y का मान निकाला था। जब आपने विलोपन विधि पढ़ी तो भी आपने x और y का मान निकाला था। अब जब आप ब्रज गुणन विधि पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? ब्रज गुणन विधि, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? x और y की ही वैल्यू पता करेंगे। और खास बात इसमें यह है कि इन चारों विधियों में से आपको अगर कोई दो रैखिक समीकरण दिए हैं तो आपको जो सुटेबल लगे, आप चाहते हो कि नहीं हम ग्राफीय विधि से करेंगे तो आप ग्राफीय विधि से करो, आप चाहते हो नहीं हम प्रतिस्थापन से करेंगे तो प्रतिस्थापन से, विलोपन से चाहो तो विलोपन से, और अगर आप चाहो कि ब्रज गुणन से करें तो ब्रज गुणन से आप कर सकते हो। और एक्स वाई की वैल्यू जो भी है वो आपकी क्या आएगी? सेम ही आएगी। ठीक है, तो ब्रज गुणन विधि में भी हम क्या करते हैं? x और y का ही मान पता करेंगे। जिस तरीके से आप प्रतिलोम विधि या प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और ग्राफीय विधि में x और y का मान निकालते थे, ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे? ब्रज गुणन विधि में भी x और y का मान निकालेंगे। ठीक है, अब समझ लेते हैं कि ब्रज गुणन विधि जो है उसको हम लोग करते कैसे हैं। ठीक है, तो ब्रज गुणन विधि के बारे में बताते हैं। ब्रज गुणन विधि, अब ये मेथड कुछ ऐसा होता है जिसमें आपको जैसे कोई दो रैखिक समीकरण दे दिए हैं, जैसे a1 x प्लस b1 y प्लस c इज इक्वल्स टू 0 c1। ठीक है, और ऐसे ही a2x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। मान लेते हैं ये कोई आपको दो रैखिक समीकरण दिए हुए हैं और इनको क्या करना है? आपको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। किस मेथड से? ब्रज गुणन विधि से। किस विधि से करना है आपको? ब्रज गुणन विधि से इसको आपको सॉल्व करना है। अब देखिए यहां से करते कैसे हैं। देखिए सबसे पहले लिख लीजिए x, फिर लिख लीजिए y, फिर लिख लीजिए 1, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इनके बीच में लगा दीजिए इक्वल, कोई दिक्कत नहीं। इसके नीचे अपॉन लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब जैसे यहाँ x है ना, तो x वाले जो ये है इसको छुपा लीजिए,
क्या ओपन हुआ, B1 B2 C1 C2। तो यहां पे लिखेंगे B1 B2 C1 C2। ठीक, अब अगर y वाली करेंगे तो देखिए मेरी बात समझिएगा, ये जो यहां लिखा होता है ना, ये सबसे पहले यही नोट हो जाता है। ठीक, देखिए अगर ऐसे करेंगे तो ये दिखा फिर ये दिखा ना, तो ये वाला लिख देंगे और फिर A1 A2 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जब इसको छुपाया है ना, तो क्या होगा, ये दिखा है ना, यही तो दिखा, पहले ये वाला फिर ये वाला, तो लिख देंगे। C वाला है ना, तो C वाला जो ये है ये कांस्टेंट है, तो यही तो लिखेंगे। क्या लिखेंगे, A1 A2 B1 और B2, ये हो गई है ना। और इसके बाद में क्या होता है, ये जो है ना, इसका कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई होता है। पहले होता है इसका मल्टीप्लाई इससे, और फिर क्या हो जाता है, इसका ये जो है ना B2 का हो जाता है C1 से मल्टीप्लाई। बात समझ में आई। और इन दोनों के बीच में माइनस आ जाता है, मतलब जब इसका इससे इंटू कराएंगे और इसका इंटू कराएंगे आपस में, तो बीच में क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। ऐसे ही इसमें भी जब इसका इससे कराएंगे और इसका इससे कराएंगे, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। बात समझ में आई। ऐसे ही इसमें भी जब A1 का B2 से कराएंगे और A2 का B1 से कराएंगे, तो बीच में क्या आएगा, माइनस। समझते हैं कैसे आएगा माइनस। देखिए x जब इसका मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो B1 इंटू में C2 हो जाएगा, माइनस B2 इंटू में C1 हो जाएगा। बात समझ में आई। बराबर y है ना, y आ जाएगा A1 का A2 का C1 में हो रहा है, तो A2 इंटू में C1 माइनस A1 इंटू में C2 हो जाएगा, बराबर 1 अपॉन में। यहां से हम क्या कर देंगे, A1 का B2 में मल्टीप्लाई माइनस A2 का B1 में मल्टीप्लाई। ठीक, अब देखिए यहां से हम इसको क्या कर लेंगे, ये जो वैल्यूज हैं इनका आपस में मल्टीप्लाई करा लिया। अब देखिए एक बार अगर x की वैल्यू आपको पता करनी है, तो x अपॉन में B1 C2 माइनस B2 C1 बराबर में 1 अपॉन में A1 B2 माइनस का A2 B1। जब ये हम लोग इसको सॉल्व करा लेंगे तो यहां से हमें पता चल जाएगी x की वैल्यू। ऐसे ही जब y की वैल्यू पता करेंगे तो कैसे होगा, y अपॉन में A2 C1 माइनस का A1 C2 बराबर में, इसी के बराबर ले लेते हैं 1 अपॉन में A1 B2 माइनस का A2 B1। तो ये क्या है, हमारा जो मेथड है वो ब्रज गुणन विधि का है। ठीक है, यहाँ पे ये जो मेथड है ये हमारा ब्रज गुणन विधि का मेथड है। बात समझ में आई। ठीक है, अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीजें और हैं जो जानने लायक हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर समझ में आएगा। ठीक है, देखिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से आपको क्या है, कुछ रैखिक समीकरण दिए हैं, जैसे ये दिया हुआ है, ऐसे करते हुए आपको 3 और रैखिक समीकरण दिए हुए हैं। किसका है ना, ये जो है, ये जो रैखिक समीकरण दिए हुए हैं, किसका एक अद्वितीय हल है, मतलब इसका अद्वितीय हल। चलो पढ़ते हैं आगे फिर समझेंगे क्या होता है अद्वितीय हल, है ना। ये जो आया है ना अद्वितीय हल, इसको समझेंगे। फिर इसके बाद में दे रहा है किसका कोई हल नहीं है। अब इनमें से कौन है ना, कुछ आपको रैखिक समीकरण दिए हुए, एक ये है, ऐसे 3 और दिए हैं। तो किसका रैखिक समीकरण जो है वो हल नहीं है, मतलब किसका रैखिक समीकरण का कोई भी हल नहीं है। ठीक, ये चीजें हमने पढ़ी हुई है एक्सरसाइज 3.2 में। ठीक है, फिर से समझेंगे। या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है, ये जो है, ये एक जो रैखिक समीकरण दिया है, क्या इसका अपरिमित रूप से अनेक हल है ना, इस बात को भी समझेंगे। और कह रहा है अद्वितीय हल की स्थिति में, जब आपके क्या होंगे, ये अद्वितीय हल होंगे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, उसे ब्रज गुणन विधि से हल कीजिए। आपको क्या करना है, जब ये अद्वितीय हल होगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे,
ब्रजगुणन विधि से हल करेंगे। अब देखिए, अब समझते हैं कि अद्वितीय हल क्या होगा और कोई हल नहीं है का क्या मतलब होगा, और अपरिमित रूप से अनेक हल का मतलब क्या होगा, समझते हैं। जैसे अद्वितीय हल है, ठीक है, क्या है, अद्वितीय हल है, ठीक। तो उसमें आपको कोई इक्वेशन दी गई है, मान लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c के फॉर्म में वो इक्वेशन है, ठीक है। और दूसरा रैखिक समीकरण क्या दिया हुआ है, a2x प्लस b2y प्लस c2, यहां पे c1 और ये c2 बराबर में 0। ये क्या है, आपको रैखिक समीकरण, क्या, दो रैखिक समीकरण दिए हुए हैं। अब आपको पता करना है कि अद्वितीय हल है कि नहीं है। तो किस कंडीशन पे अद्वितीय हल होता है, जब a1 अपॉन में हो a2, है ना, मतलब a1 अपॉन में a2 बराबर नहीं होता है, क्या होता है, बराबर नहीं होता है b1 अपॉन में b2 के। क्या, जब a1 की जगह पे जैसे कोई वैल्यू दी है और a2 की जगह पे कोई वैल्यू दी है, और b1 की जगह पे कोई वैल्यू है और b2 की जगह पे कोई वैल्यू है, तो a1 अपॉन में a2 बराबर नहीं होना चाहिए। क्या कह रहा है, बराबर नहीं होना चाहिए b1 अपॉन में b2 के। तब ये क्या होगा, हमारा एक अद्वितीय हल है ना। अद्वितीय हल का मतलब क्या होगा कि इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही हल होगा। क्या होगा, एक ही हल होगा। बात समझ में आई। अद्वितीय हल का मतलब क्या होगा कि उसका एक ही हल होगा। अब कंडीशन क्या होगी इसकी कि a1 अपॉन में a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 अपॉन b2 के। बात समझ में आई। a1 अपॉन में a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 अपॉन b2 के। ठीक, अब इसमें अगला शब्द आया था कि किसका कोई हल नहीं है। कोई हल का मतलब क्या होगा, कोई हल का मतलब है जैसे आपको a1 अपॉन में a2 है और b1 अपॉन में b2 है और c1 अपॉन में c2 है, तो a1 अपॉन a2 तो बराबर होगा, लेकिन b1 अपॉन में b2 बराबर नहीं होगा किसके, c1 अपॉन c2 के। बात समझ में आ रही है। मतलब क्या होगा कि आपका जो a1 अपॉन में a2 बराबर होगा b1 अपॉन b2 के। मतलब जो a1 है, a1 अपॉन में a2 का जो अनुपात आएगा वही b1 अपॉन b2 का भी अनुपात आएगा, लेकिन वो वैल्यू बराबर नहीं होगी। किसके बराबर नहीं होगी, c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर ये कंडीशन बनती है उस क्वेश्चन की, तो इसका मतलब है कि वो क्या होगा, एक इसका कोई हल नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। मतलब इसका क्या होगा, कोई भी हल नहीं होगा। इतनी बात समझ में आई है ना। अब आगे इसमें आगे लिख के आया था कि किसके अपरिमित रूप से अनेकों हल हैं, है ना। अब अनेकों हल का मतलब समझ लेते हैं कि a1 अपॉन में a2 बराबर होगा b1 अपॉन में b2 बराबर होगा c1 अपॉन में c2 के। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक आपका मतलब जो अनुपात a1 अपॉन a2 का होगा वही अनुपात, है ना, वही अनुपात b1 अपॉन b2 का होगा और वही अनुपात c1 अपॉन c2 को होगा। तो वो क्या होंगे, उनके अनेकों हल होंगे। बात समझ में आई। ठीक, अब हम करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तो ये कंडीशंस जो हैं इन पे हम गौर करेंगे। ठीक है, चलिए, ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए, अब यहां पे हमसे कह रहा है कि ये क्या है, आपको एक रैखिक समीकरण दिया है। ठीक चलिए, ठीक,
अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे क्यों फर्जी में हम क्यों इतना बड़ा बनाए कि इसको हम ब्रज गुणन विधि से सॉल्व कर दे, बाद में पता चल रहा आंसर ही नहीं निकल रहा। अगर वो आद्वितीय हल होगा तो हम इसको सॉल्व करेंगे, और अगर इसका कोई हल नहीं होगा तो सॉल्व नहीं करेंगे। अगर अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तो भी नहीं सॉल्व करेंगे। ठीक है, यही तो कह रहा था कि अगर अद्वितीय हल की स्थिति में है तो उसे आप ब्रज गुणन विधि से हल कीजिए, चेक कर लेंगे। तो चेक कैसे करेंगे, देखो ये क्या है, ये है आपका, अगर ये देखा जाए तो इसको एक तरीके से लिख लेते हैं पहले, x माइनस का 3y माइनस का 3 बराबर में 0, और दूसरी इक्वेशन क्या दी है 3x माइनस का 9y माइनस का 2 बराबर में 0। अब चेक कैसे करेंगे, ये देखो x वाली टर्म a1 होती है, यहां पे भी है। ठीक, चलो देखते हैं, यहां से हम क्या करेंगे x का गुणांक कितना है 1, तो a1 की वैल्यू कितनी है, a1 की वैल्यू है 1, a2 की वैल्यू कितनी है, तो a2 की वैल्यू 3। ऐसे ही हमसे कोई पूछ ले कि b1 की वैल्यू कितनी है, तो b1 की वैल्यू -3 है ना, तो -3। ऐसे ही b2 की वैल्यू क्या होगी, तो b2 की वैल्यू -9 है। ठीक, ऐसे ही c1 की वैल्यू क्या है, c1 की वैल्यू है -3, और c2 की वैल्यू क्या है, c2 की वैल्यू है -2। अब आप चेक कैसे करते हो, a1 अपॉन में a2 बराबर है b1 अपॉन में b2 बराबर c1 अपॉन में c2। अब देखो a1 अपॉन में a2 है, तो a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू है 1 अपॉन में 3 बराबर b1 अपॉन b2 की क्या है -3 और -9, और c1 अपॉन c2 की -3 अपॉन में -2। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या बचा 1/3 बराबर में 1/3 बराबर 3/2। तो इसमें से कौन कौन बराबर है, देखो a1 अपॉन में a2 का अनुपात बराबर है b1 अपॉन b2 के अनुपात के, लेकिन b1 अपॉन b2 का अनुपात बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के अनुपात में। तो ये किसकी कंडीशन होती थी, देखते हैं। तो अगर a1 अपॉन में a2 बराबर होता था b1 अपॉन b2 के, लेकिन c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं होता था, तो उसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। लिख देंगे कोई हल नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए अब इसको ब्रज गुणन विधि से सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि देखिए आपसे कह रहा था कि अद्वितीय हल की स्थिति में इसे उसे ब्रज गुणन विधि से हल कीजिए। क्या ये अद्वितीय हल है, नहीं है, तो यहां से हम क्या कह देंगे कि इसका कोई हल नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो गया। नोट कर लीजिएगा इसको। अब हम करेंगे हमारा पार्ट सेकंड। ठीक है, चलिए, तो पार्ट सेकंड में हमसे कह रहा है कि ये जो समीकरण है इसको भी आपको सेम वैसे ही करना है। तो देख लेंगे कि यहां पे a1, ये जो है a1 और b1 और c की वैल्यू है। अब देखो सबसे पहले इसको समीकरण को सही से लिख लेते हैं। कैसे, देखो 2x प्लस y और माइनस का 5 बराबर में 0, ये प्लस का था, इधर आ गया तो माइनस का। ऐसे ही इसको भी लिख लेंगे 3x प्लस का 2y माइनस का 8 बराबर में 0। अब देखो चेक करते हैं चेक कैसे करेंगे, देखो a1 की वैल्यू कितनी है, a1 की वैल्यू तो 2 है। अच्छा a2 की वैल्यू तो 3 है। अच्छा ठीक है, b1 की वैल्यू 1 है। क्यों, क्योंकि y के बाद में तो y का गुणांक क्या है, कुछ नहीं, तो जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है। ऐसे ही b2 की वैल्यू क्या है 2 है। ऐसे ही c1 की वैल्यू क्या है -5, और c2 की वैल्यू क्या है, c2 की वैल्यू है -8। ठीक, अब देखिए यहां से हम क्या करते हैं, पता करते हैं a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन में b2 बराबर c1 अपॉन में c2। तो यहां से चेक कर लेंगे, a1 का 2/3 बराबर b1 का 1 अपॉन में 2 और c1 का -5 अपॉन में -8। तो माइनस का माइनस कैंसिल, तो क्या बचा
2/3 बराबर में 1/2 बराबर में 5/8। तो क्या ये आपस में बराबर हैं? नहीं है। ठीक, तो ये क्या हो गया, इसका क्या हो गया, इसके तो आद्वितीय हल है, आद्वितीय हल है। कैसे हैं? देखिए, जब हमने आपको कंडीशंस लिखवाई थी तो इस कंडीशन से देख लीजिए, ये जो कंडीशन है आप देखिए, आद्वितीय हल कब होता था? जब a1/a2 बराबर नहीं होता था b1/b2 के। तो ये देखिए a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो इसका मतलब ये क्या है, आद्वितीय हल है। और हमसे क्वेश्चन में कह रहा था कि अगर वो क्वेश्चन में आद्वितीय हल की स्थिति में है तो उसे आप ब्रजगुणन विधि से हल करके x और y का मान निकालिए। तो निकाल लेंगे यहां से। कैसे करते हैं देखिए, अब आपको ये पता चल गया कि इसके क्या है, आद्वितीय हल है। ये क्या है, इसका आद्वितीय हल है। तो इसको क्या करेंगे, ब्रजगुणन विधि से हल कर लेंगे। तो ब्रजगुणन विधि से कैसे हल करेंगे, देखिए x y और 1 लिखते हैं, ठीक है, ठीक, यहां पे और इक्वल लगा देते हैं। ठीक, अब देखो यहां पे करते क्या है, आप बात समझना। जैसे आपको क्या है कि दे दिया है ये जो दो समीकरण है ना, ये जो दो समीकरण है, इसमें आप x का मान निकाल लो। जैसे x का मान निकाल रहे हो तो दिख क्या रहा है, y का गुणांक दिख रहा है और c1 और c2 का गुणांक दिख रहा है ना। तो यहां से देखें तो y का गुणांक क्या है, y का गुणांक तो 1 है और यहां पे y का गुणांक क्या है, 2 है। ऐसे ही यहां पे c1 c2 क्या है, -5 है और माइनस का 8 है। ऐसे ही जब y के लिए करेंगे तो देखिएगा, जब y के लिए करेंगे तो ये y वाला छुपा देंगे। तो y वाला छुपाया तो क्या दिखा, -5 दिखा पहले और -8 बाद में ये दिखेगा। ठीक है, तो क्या दिखा, 2 दिखा और 3 दिखा। अब अगर c के लिए बात करें तो c के लिए बात करेंगे तो सबसे पहले आपको 2 दिखा, फिर 3 दिखा, फिर 1 दिखा, फिर 2 दिखा। तो जैसे ही लिख देंगे, 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे और फिर 2 लिखेंगे। ठीक, अब देखिए यहां से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे समझते हैं, अब देखो यहां से x अपॉन में यहां से इसका गुणा हो जाएगा भाई, इसका गुणा ऐसे तो होता है और इसका गुणा ऐसे और बीच में माइनस आ जाता है, तो वही करेंगे। ठीक है, देखो 8 एक कम 8 तो मतलब माइनस का 8, 5 दूना 10 तो माइनस का 10 और बीच में पहले से ही माइनस होता है। बात समझ में आई, बराबर y अपॉन में ऐसे ही इसका भी कर देंगे। तो 3 का गुणा 5 से तो 5 टाइम 15 मतलब माइनस का 15। जब इसका गुणा इससे कराएंगे तो 8 दूना 16 मतलब माइनस का 16। क्यों, क्योंकि माइनस है और बीच में एक माइनस पहले से ही होता है, बराबर 1 अपॉन में 2 दूना 4, 3 एक कम 3, बीच में क्या माइनस। अब देखो यहां से x अपॉन में क्या आ जाएगा, माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस 10 बराबर y अपॉन में माइनस का 15 और माइनस माइनस प्लस का 16 बराबर में 1 अपॉन में 1 आएगा भाई, 4 में से 3 गया तो 1 ही तो बचेगा। अब देखिए यहां से हम घटा लेते हैं, x अपॉन में माइनस का 10 में से अगर 8 चला गया तो कितना बचा, 2 बचा, बराबर में 16 में से 15 गया तो कितना बचा, y अपॉन में 1 बचा, बराबर में 1 अपॉन में 1। अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालते हैं, ये वाला इसको कर देते हैं इसके बराबर। ठीक करते हैं तो x अपॉन में 2 बराबर होगा 1 अपॉन 1 के। तो यहां से अगर x की वैल्यू निकालें तो 2 आ जाएगी भाई, इसको इधर भेज दो, है ना। तो 2 अपॉन 1, अपॉन में तो 1 लिखा नहीं जाता। ऐसे ही y की वैल्यू निकाली जाए तो y अपॉन में 1 भाई, इसको क्या करेंगे, इसके बराबर कर देंगे तो 1 अपॉन में 1। तो यहां से y का मान क्या आएगा, y का मान आ जाएगा 1। तो y का वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो यही तो हमें पता करना था, x और y की वैल्यू पता करनी थी, पता चल गई। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट सेकंड कंप्लीट होगा। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट थर्ड। ठीक है,
नोट कर लीजिएगा इसको। पार्ट थर्ड में हमसे कह रहा है कि ये जो समीकरण है इसको आपको पहले चेक करना है, तो चेक कर लेंगे। तो यहां से समीकरण में हमें क्या दिया हुआ है, समीकरण में हमें दिया हुआ है 3x माइनस का 5y माइनस का 20 बराबर में 0। भाई ये प्लस का था, इसको इधर ले आए तो माइनस को 20। ऐसे ही इसको भी कर लेंगे, तो 6x माइनस का 10y माइनस का 40 बराबर में 0। आप चाहें तो इसको उधर ही रख के भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर इसमें आप c की वैल्यू अगर इधर रख रहे हैं तो इसमें भी आपको c की वैल्यू इसी तरफ रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम यहां से चेक कर लेंगे कि a1 और a2, b1 और b2 और c1 और c2 की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे, आपको पता है ये बात। देखिए a1 की वैल्यू 3, a2 की वैल्यू 6, b1 की वैल्यू -5, b2 की वैल्यू -10। अब देखिए c1 की वैल्यू -20, c2 की वैल्यू -40 है ना। अब देखिए यहां से पता कैसे करेंगे, a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन में b2 बराबर c1 अपॉन में c2। यही तो करते हैं, है ना, यही तो हम लोग करते हैं। अब देखिए यहां से आगे क्या करेंगे, a1 की वैल्यू 3, a2 की वैल्यू 6 बराबर b1 की वैल्यू -5, b2 की वैल्यू -10 बराबर c1 की वैल्यू -20, c2 की वैल्यू -40। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 5 एकम 5, 5 दूना 10, माइनस से माइनस, माइनस से माइनस, 20 एकम 20, 20 दूना 40। तो सबका अनुपात क्या आया, 1/2, 1/2, 1/2। तो ये तीनों क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। और आपको कंडीशन जब हमने लिखाई थी तो हमने आपको क्या बताया था, जब तीनों आपस में बराबर होंगे तो उनके अनेकों हल होंगे। तो यहां से हमें क्या पता है, इसके अनेकों हल होंगे, है ना, यही तो लिख देंगे, इसके अनेकों हल होंगे, है ना। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट होगा। देखिए यहां पे हम लोग इसको ब्रजगुलन विधि से नहीं सॉल्व करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, उसका कारण ये है कि जब हमने क्वेश्चन पढ़ा था तो कह रहा था आद्वितीय हल की स्थिति में, जब आद्वितीय हल होगा तो हम उसको ब्रजगुलन से करेंगे। अब आद्वितीय हल नहीं है तो हम क्यों इसको ब्रजगुलन विधि से हल करेंगे, जब इसके अनेक हल निकलेंगे तो हमें तो पता ही नहीं क्या मान आएगा, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 कंप्लीट होगा। अब हम करेंगे हमारा पार्ट 4। अब देखिए पार्ट 4 में हमसे कह रहा है कि अब देखिए यहां पे हमसे कह रहा है कि x माइनस का 3y माइनस का 7 बराबर में 0 और 3x माइनस का 3y माइनस का 15 बराबर में 0। तो यहां से a1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू है 1 और a2 की वैल्यू है 3। ऐसे ही b1 और b2 की वैल्यू क्या है, -3 और माइनस का 3। ऐसे ही c1 अपॉन में c2 की वैल्यू क्या है, माइनस का 7 अपॉन में माइनस का 15। ठीक, तो ये वैल्यू है। अब देखिए यहां पे हम क्या कर लेंगे, a1 अपॉन में a2 बराबर में b1 अपॉन में b2 बराबर में c1 अपॉन में c2। तो a1 अपॉन में a2 है ना, क्या मान है, 1 अपॉन में 3 बराबर b1 अपॉन में 2 माइनस का 3 अपॉन में माइनस का 3 बराबर माइनस का 7 अपॉन में माइनस का 15। माइनस से माइनस कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो क्या बचा 1 अपॉन 3 बराबर में 1 अपॉन 1 बराबर में 7 अपॉन 15। क्या ये बराबर में आए, नहीं आए, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये आपका हो गया कि अद्वितीय हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। मतलब ये क्या है कि इसका कोई एक ही हल होगा, है ना, अद्वितीय हल
है। ठीक है, तो अगर अद्वितीय हल होगा तो हम इसको क्या करेंगे, ब्रजगुलन विधि से सॉल्व करेंगे। चलिए करते हैं, लिख लेते हैं क्वेश्चन। x माइनस का 3y माइनस का 7 और 3x माइनस का 3y माइनस का 15 बराबर में 0 है। ठीक है, अब करते कैसे हैं, लिख देंगे, क्या कर देंगे, लिख देंगे। अब ब्रजगुलन विधि द्वारा, ठीक, द्वारा। अब लिख दिया यहां से x, y और 1। ठीक, कुछ इस तरीके से करते हैं। अब x के लिए करेंगे तो ये मान छुपा लेंगे, x वाली वैल्यू क्या दिख रहा है, -3 -3 -7 -15। तो ऐसे ही लिख देंगे -3 -7 -15। ऐसे ही अब अगर y वाला छुपाएंगे तो क्या, ये दिखा और फिर ये दिखा, तो माइनस का 7 अपॉन में माइनस का 15, 1 और 3। ऐसे ही जब इसको करेंगे तो क्या दिखा, 1 दिखा, 3 दिखा, 3 3। ठीक, 1 3 -3 और माइनस का 3। ठीक, अब क्या करेंगे, इसका आपस में गुणा करा देंगे। तो x अपॉन में, देखिए गुणा कैसे होता है आपको पता है ना। देखिए सबसे पहले इसका इससे गुणा हो जाता है, फिर इसका इससे हो जाता है और बीच में माइनस, तो बन जाते हैं 45 माइनस माइनस प्लस 45 माइनस 7 त्रिक 21 माइनस माइनस प्लस और बीच में माइनस तो होता ही है, बराबर y अपॉन में। ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, 7 त्रिक 21 तो माइनस का 21 और 15 एकम 15, माइनस का 15 है ना, तो माइनस का 15 एकम माइनस का 15 और माइनस तो एक पहले से भी होता है ना, तो माइनस माइनस प्लस बराबर में 1 अपॉन माइनस का 3 है ना, माइनस का 3 में अगर 1 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 3, इसका इसमें कराएंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा माइनस का, और माइनस माइनस प्लस, प्लस कैसे हो गया, क्योंकि बीच में एक माइनस पहले से था और एक माइनस ये, तो गुणा हो जाएगा आपस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो x अपॉन में, अब देखो सॉल्व कर लो, 21 में से 45 घटा लो, मतलब 45 है, 45 में से 21 घटाओ तो 5 में से 1 गया 4 और 2, ठीक, 4 में से 2 गया तो 2। y अपॉन में 21 में से 15 घटाओ तो 6 बचा, लेकिन माइनस का, ठीक, बराबर 1/6। अब हम क्या करेंगे, यहां से x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे देखते हैं। जैसे x की वैल्यू निकालनी है तो x अपॉन में 24 बराबर में ये वाले मान लेते हैं, कौन सा, ये वाला, तो 1 अपॉन में 6, तो x बराबर, इसको इधर भेज दिया तो 24/6 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये भाग में था तो इधर जाएगा गुणे में, तो x बराबर 6 चौको 24, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। ऐसे ही y क्या निकलेगा, तो y अपॉन में -6 बराबर में 1/6, तो 6 -6 उधर भेज दो, तो y बराबर माइनस का 6 अपॉन में 6 काटेंगे तो y बराबर -1।